हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैटिन स्पेस। हमने सतीश चंद्र की बुक की शुरुआत की है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने यूरोप के बारे में तथा फ्यूडलिज्म के उदय के बारे में चर्चा की है। आज हम बात करेंगे अरब दुनिया के बारे में। 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। यानी जब इस्लाम का उदय हुआ तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक के एरिया में बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ इनका। एक प्रमुख तत्व आपस में लड़ने वाले अरब कबीलों का एकीकरण था, जिसके फलस्वरूप ही एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। आरंभिक खलीफा द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन भी थे। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों और गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा, जिसने सत्ता खो दी अपनी, और अब्बासी नाम का एक नया वंश में सत्ता में आया। उसने नव स्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से जुड़े होने का भी दावा करता है। लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक रहा। यानी लगभग 150 वर्षों तक ये रहे। उसके चरम काल में उस क्षेत्र की सभ्यता के सभी केंद्र उसमें शामिल थे। यानी अंत तक उसमें सभी केंद्र थे, जैसे उत्तरी अफ्रीका के भाग, जिसमें कि मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक थे। अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों को ही नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र को भी भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। अब्बासियों ने इस क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों को जो प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। अब्बासियों ने इस क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों को जो शांति और सुरक्षा प्रदान की, वह इस क्षेत्र की जनता की खुशहाली और अब्बासी दरबार की शानो शौकत का एक महत्वपूर्ण कारण था। अरब पक्के सौदागर थे तथा इस काल में वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागरों और समुद्री यात्रियों के रूप में भी मशहूर हो गए। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की शानदार इमारतों वाले अनेक नगर उभरकर सामने आए। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर और सांस्कृतिक वातावरण का दुनिया में कोई सानी नहीं था। अरबों ने सोने के दीनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, और जो पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गए। यानी अरब में पहले सोने के दीनार जो हुआ करते थे और चांदी के दिरहम, वो बाद में एक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हुए। यह सब अफ्रीकी सोने तक अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ। अरबों ने दोहरी प्रविष्टियों वाले खातों का, उन्नत खातेदारी का तथा बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी बैंकिंग और ऋण व्यवस्था का भी आरंभ किया, जिनमें विनिमय के बीजक भी शामिल थे। इस काल के सबसे मशहूर खलीफा, जिनका नाम था अल मामून,
और हारून अल रशीद थे। उनके दरबार और महल की शानो शौकत तथा ज्ञान विज्ञान में प्रवीण लोगों को उनसे मिलने वाला संरक्षण अनेक कथा कहानियों के विषय बन गए। यानी कथा कहानियों में भी उनको याद किया जाने लगा। आरंभ में अरबों ने जिस प्राचीन सभ्यताओं को जीता था, उनके वैज्ञानिक नाम और प्रशासनिक कौशल को आत्मसात करने की उन्होंने उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। प्रशासन चलाने के लिए ईसाई एवं यहूदी जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरबों को भी उसमें नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। खासकर ईरानियों को, जिनमें से अनेक पारसी थे और बौद्ध भी थे। हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवादी मुसलमान थे, पर उन्होंने सभी दिशा में ज्ञान के दरवाजे खोले, बशर्ते हुए ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती न दे। खलीफा अल मामून ने यूनानी, बेजंतीनी, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत ज्ञान गृह की भी स्थापना की। खलीफों की कायम की हुई मिसाल को कुलीनों ने भी अपनाया। बहुत कम समय में विभिन्न देशों के सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में उपलब्ध हो गए। यूरोपीय विद्वानों के एक समर्पित दल द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप अरबों पर यूनानी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें अब अरब दुनिया पर चीनी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव का भी बेहतर ज्ञान है। कंपास, कागज, छपाई, बारूद, यहाँ तक कि मामूली सी एक पहिया ठेला गाड़ी भी इस काल में चीन से अरबों के माध्यम से ही यूरोप तक पहुंची। वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही चीन की यात्रा की थी। यानी मशहूर यात्री है इसमें मार्को पोलो, जिन्होंने चीन की यात्रा की थी सभी जानकारी को जानने के लिए। दुर्भाग्य से इस काल में अरब दुनिया के साथ भारत के आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के बारे में तथा अरब दुनिया को भारत की वैज्ञानिक देन के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। यानी हमें बहुत ही सीमित पता है। 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया। दशमलव प्रणाली, जो आधुनिक गणित का आधार माना जाता है, जो भारत में 5वीं सदी में आई। इसी काल में अरब दुनिया में भी पहुंची। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़्मी ने इसे अरब दुनिया में लोकप्रिय बनाया। यानी अल ख्वारिज़्म के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया अरब में। एबेलार नाम के एक भिक्षु के जरिए, जिसका नाम अलबार था, भिक्षु, उसके ज़रिए यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचा, जहां उसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथ के अरबी अनुवाद हुए। खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत, जिसे आर्यभट्ट ने लिखा, संशोधित और परिष्कृत किया था, इन ग्रंथों में एक थी सूर्य सिद्धांत, जो कि इन ग्रंथों में एक कही गई थी। चरक और सुश्रुत के आयुर्विज्ञान संबंधी ग्रंथों के भी उसी समय अनुवाद हुए हैं।
भारतीय व्यापारी और सौदागर इराक और ईरान के बाज़ारों में जाते रहे तथा बगदाद में खलीफा के दरबार में भारतीय चिकित्सकों और उस्ताद कारीगरों का स्वागत किया जाता रहा। संस्कृत के अनेक साहित्यिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे कलील व दिमना, जिसे पंचतंत्र कहा गया, जो पश्चिम में इस सब की कथाएं का आधार बना। अरब दुनिया पर भारतीय विज्ञान और दर्शन का तथा बाद के काल में भारत पर अरब विज्ञान के प्रभाव का इन दिनों विस्तृत अध्ययन पता चला है। 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंचा कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को योगदान कर सके। इस काल में अरब दुनिया में ज्यामितीय, बीजगणित, भूगोल, खगोलिकी, प्रकाशिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के विकास हुआ। के विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी यानी महान बना दिया। अरब भूगोल शास्त्रियों की रचनाओं और मानचित्रों ने विश्व संबंधी ज्ञान को उन्नत बनाया। अरबों ने खुले समुद्र में यात्रा के लिए नए साधनों के विकास में भी मदद की। इन साधनों का 15वीं सदी तक उपयोग होता रहा। भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों के वृत्तांत हमारे लिए काफ़ी उपयोगी स्रोत हैं। दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अरब दुनिया में इसी काल में स्थापित की गईं। जो समृद्ध पुस्तकालय और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं थी वो अरब में इसी समय स्थापित की गई थी। पर यह याद रखना ज़रूरी है कि इनमें से अनेक उपलब्धियां अरब से बाहर खुरासान, मिस्र, स्पेन आदि के लोगों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम थी। इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया कि इस पूरे क्षेत्र में अरबी ही साहित्य और चिंतन की भाषा थी। यानी अरब का साहित्य और चिंतन की भाषा शामिल थी इसमें। उस समय अरब दुनिया में विभिन्न देशों के लोग स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहे आ जा सकते थे, जहाँ चाहे काम कर सकते और बस भी सकते थे, यानी रह सकते थे वहाँ पर। वैज्ञानिकों और विद्वानों को प्राप्त उल्लेखनीय बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनको प्राप्त संरक्षण भी अरब विज्ञान एवं सभ्यता की उल्लेखनीय वृद्धि यानी उसके विकास की महत्वपूर्ण कारण थे। ईसाई चर्च के कठोर रवैये के कारण यूरोप में उन दिनों ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यानी उस समय ईसाई चर्च के काफ़ी कठोर रवैये बने हुए थे, जिनके कारण वहाँ पर ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। भारत में भी शायद ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि इस काल में अरब वैज्ञानिकों में से शायद ही कोई भारत में आया हो। यानी उस समय भारत का भी यही हाल था, क्योंकि अरब से वहाँ पर भारत में कोई भी उस समय नहीं आया हुआ था। भारतीय विज्ञान के विकास की गति भी धीमी रही। अंततः इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रमों के कारण और उससे भी बढ़कर मुक्त चिंतन का गला घोटने वाले रूढ़िवाद की वृद्धि के कारण 12वीं सदी के बाद अरब ज्ञान विज्ञान का पतन होने लगा।
यानी जब आर्थिक और राजनीतिक विकास क्रम के कारण और फिर मुक्त चिंतन का गला घुटने लगा और रूढ़िवाद बढ़ने लगे, तो अरब ज्ञान विज्ञान का पतन होने लगा। लेकिन स्पेन में 14वीं सदी तक इसका विकास जारी रहा। बात करें अफ्रीका की, तो अरबों ने हिंद महासागर, पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर के व्यापार के साथ अफ्रीका के घनिष्ठतर संबंध कायम किए। अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे मलीदी और जंजीबार तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमाने पर गुलामों का तथा सोने, हाथीदांत आदि का निर्यात भी शामिल था। अफ्रीका में एक काफ़ी प्राचीन शक्तिशाली इथियोपिया का राज्य भी था, जिसमें अनेक नगर थे। इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। हबशी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे। हिंद महासागरीय व्यापार में वे बैजंतीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बैजंतीनी साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हुई। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। चीन के साथ साथ भारत के प्राचीन काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यानी चीन के साथ शुरू से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे दक्षिण पूर्व एशिया से। जल और थल दोनों के रास्ते जिनमें थे। 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज वहाँ की संस्कृति प्रगति के उच्च सोपान पर पहुँच चुकी थी। तांग शासकों की अधिराजी मध्य एशिया में सिनकियांग के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर, जिनमें काशगर भी शामिल था, फैली हुई थी। इसके कारण जिसे रेशम मार्ग कहते थे, उससे होकर स्थलीय व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। बड़े बड़े हिस्सों को रेशम मार्ग कहा गया था। इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया और यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। चीन में विदेशी व्यापारियों का स्वागत भी होता था। उनमें से अनेक अरब, फारसी, भारतीय समुद्री मार्ग से दक्षिण चीन में आए और कैंटन में बस गए। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन हुआ तथा 10वीं सदी में उसे सुंग राजवंश ने विस्थापित किया, फिर से हटा दिया। सुंग राजवंश लगभग 300 वर्षों तक चीन पर शासन करता रहा। आरंभिक सुंग काल, विशेषकर 11वीं सदी का काल, चीन में अत्यधिक आर्थिक प्रसार का काल था। इसी काल के दौरान बाद के अनेक यूरोपीय आविष्कारों के आद्यरूप सामने आए। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और श्रीलंका के साथ चीन का समुद्र मार्गी व्यापार भी बढ़ा। आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। उन्होंने चीन में मौत और तबाही का तांडव किया, लेकिन अपने घोर अनुशासित और गतिशील घुड़सवार
दस्तों के बल पर मंगोल पहली बार एक शासन के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण चीन का एकीकरण करने में सफल रहे। कुछ समय तक उन्होंने टोंकिन, जो कि उत्तर वियतनाम, और अनाम, जो कि दक्षिण वियतनाम कहा गया, इसको भी अपने कब्जे में रखा। उत्तर में इन्होंने कोरिया को रोन डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से होती है। वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासकों में सबसे अधिक विख्यात कबुलाई खान के दरबार में रहा था। उसने इस दरबार का एक जीता जागता चित्र खींचा है। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा। इस तरह संसार के विभिन्न भाग पहले से करीब आ रहे थे तथा उसने व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को कुछ चीनी शासकों की विस्तारवादी मुहिम का सामना करना पड़ा। तब तक चीन ने एक मजबूत नौसेना तैयार कर ली थी, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य अधिकतर स्वतंत्र ही रहे। इस क्षेत्र में इस काल में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज थे। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा तथा उसने श्री विजय साम्राज्य को काफ़ी हद तक विस्थापित किया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक का फलता फूलता रहा, यानी कंटिन्यू उसमें काफ़ी विकास होता रहा। इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे और तेज से तेज चलने वाली नौका भी 2 साल में इस विशाल साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकती थी। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उसका वर्चस्व था। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी। पल्लव नौसेना विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। जो पल्लव की नौसेना थी वह बंगाल की खाड़ी में एक्टिव थी। दक्षिण पूर्व के देशों और चीन के साथ व्यापार इतना महत्वपूर्ण हो चला था कि 10वीं सदी में एक चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री रास्तों को खुला रखा जा सके तथा व्यापार के नए अवसरों की तलाश भी हो सके। ईसवी संवत की आरंभिक सदियों में, बल्कि उससे पहले भी, इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यानी जब ईसवी संवत की शुरुआत हुई तब व्यापारिक और सांस्कृतिक के रूप में भारत से घनिष्ठ संबंध थे। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी पलेमबंग जाते थे, जो सुमात्रा में स्थित था। पलेमबंग और पहले इससे संस्कृत और बौद्ध अध्ययनों का केंद्र भी बना हुआ था। इस काल में राजाओं ने ये भव्य मंदिर बनवाए, यहाँ पर भव्य मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुदुर मंदिर है।
जो बुद्ध को समर्पित है, यानी बुद्ध को उसके अनुसार दिखाया गया है। यह एक मुकम्मल पहाड़ी है जिसे तराश कर 9 मंजिलें निकाली गई हैं और सबसे ऊपर एक स्तूप है, टीला जैसे कह सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों के दृश्य इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाए गए हैं, यानी रामायण और महाभारत के महाकाव्य जो हैं उनके चित्र भी उस पर पट्टिकाओं के रूप में दिखाए हुए हैं। तथा ये साहित्य लोक कला, कठपुतली के खेलों आदि के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। शैलेंद्र शासक को जबांग का महाराजा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ था सुवर्ण भूमि, यानी सोने की भूमि। कंबोज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम, जो कि दक्षिण वियतनाम था, में फैला हुआ था। उसने फुनान के हिंद रंगे राज्य को विस्थापित किया था, जिसका इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी तक फैलता फूलता रहा, यानी चलता रहा, तथा उसने सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था। कंबोडिया में अंकोर थोम के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि कहा जा सकता है। मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी में आरंभ हुआ। अगर हम मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसकी शुरुआत 10वीं सदी में हुई थी। उसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहाँ एक नया मंदिर बनवाता रहा, यानी जो राजा आते गए उन्होंने अपना मंदिर बनवाया और इस तरह 3.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ 200 से अधिक मंदिर बन गए। इनमें से अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं, जिनमें देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां हैं तथा कुशलता से तराशी हुई ऐसी पट्टिकाएं हैं जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित हैं। 1860 में एक फ्रांसीसी द्वारा की गई खोज के पहले तक बाहरी दुनिया 1860 में एक फ्रांसीसी द्वारा की गई खोज के पहले तक बाहरी दुनिया इमारतों के इस पूरे समूह को पूरी तरह भूल चुकी थी और वह अधिकतर जंगलों से ढक चुका था। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर निर्माण का काल 10वीं से 12वीं सदी तक तीव्रतम, यानी बहुत तेजी से चला, जो भारत में भी मंदिर निर्माण का सबसे शानदार काल था, यानी 10वीं सदी से 12वीं सदी। मलय प्रायद्वीप के तत्कल बंदरगाह से स्थल के रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन गए। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और दक्षिण चीन में अनेक ब्राह्मण और आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बस गए। बौद्ध धर्म चीन से चलकर कोरिया और जापान में भी पहुंचा। भारतीय भिक्षु कोरिया में गए और वहां उन्होंने एक कोरियाई लिपि के विकास को प्रभावित किया, जो भारतीय लिपि से मिलती जुलती थी। कालांतर में भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, यानी समय के साथ जैसे ही आगे बढ़ा तो बौद्ध धर्म में काफ़ी कमी आई, पर दक्षिण पूर्व एशिया में वह फलता फूलता रहा। वास्तव में वहाँ बौद्ध धर्म ने हिंदू देवी देवताओं को आत्मसात किया, यहाँ तक कि उसने हिंदू मंदिरों को भी अपना लिया। यह
उस समय भारत में हो रही घटनाओं का उल्टा था। इस तरह पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ तथा मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत, चीन तथा बाहरी दुनिया के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के लिए सेतु यानी एक तरह से जोड़ने पुल का काम किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित की जो उच्च स्तर की थी। अरब व्यापारी जो दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे, अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद और भी सक्रिय हो उठे यानी और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए। लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारियों और धर्मों उपदेशकों को विस्थापित यानी हटाया नहीं था। आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को मुसलमान बनाने का भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस तरह एक उल्लेखनीय सीमा तक धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता तथा विभिन्न संस्कृतियों का मिलन इन देशों की विशेषताएं थीं और इनमें ये विशेषताएं आज तक बाकी हैं। सुमात्रा, जावा, मलाया ने इस्लाम को धीरे धीरे अपनाया और भारत में इस्लाम की स्थिति के मजबूत होने के बाद ही दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। भारत और इन देशों के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत, बर्मा और मलाया में अंग्रेजों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमाए।